हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 आरंभिक नगर इन द अर्लीस्ट सिटीज पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी स्कूल में भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी इम्पोर्टेंट है। हर तरह के परीक्षाओं में इस पाठ को, इतिहास को पढ़ना जरूरी है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है आरंभिक नगर, यानी कि इतिहास में पुराने समय में जो नगर बनते थे, जो घर बनाए जाते थे, जो बस्ती बसाई जाती थी, वो किस तरह की होती थी। तो सबसे पहले हमारे पाठ में हड़प्पा की कहानी दी गई है। हड़प्पा की जो नगर थी वो कैसी थी, उसकी प्रणाली कैसी थी, उसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा की खोज जो है लगभग 150 साल, आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यहाँ से स्टार्ट होती है हड़प्पा की कहानी, इसीलिए इस कहानी को जान ले। यहाँ आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा नामक पूरा स्थल मिला, जो जो अभी का प्रेजेंट का पाकिस्तान था। उस समय पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो हड़प्पा जो है एक पूरा स्थल मिला। उसकी खुदाई करते हुए वहां ईंटें मिली और ईंटों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। इस कारण से उन इंजीनियरों ने क्या किया कि वहां की ईंटें निकाल ली। तो अच्छी ईंटें मिली, वे लोग खंडहर से ईंटें निकालने लगे। हड़प्पा का एक पूरा स्थल मिला, खंडहर के जैसा था। हजारों ईंटें वहां से उखाड़ ली और उसी से रेलवे लाइन बिछाई गई। इससे क्या हुआ कि जो हड़प्पा की बहुत सारी इमारतें थी, जो पुरानी इमारतें थी, सब तो पूरी तरह से ईंटें उखड़ जाने से वो तहस नहस हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 80 साल पहले पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्थल को ढूंढा और तब उसे पता चला, तब उसका नाम दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता की इमारत है। ये हड़प्पा सभ्यता की इमारत है। तब लोगों को पता चला कि ये हड़प्पा सभ्यता है। और इस ये जो सभ्यता थी ये लगभग 4700 ईयर्स पहले हुआ करती थी। 4700 साल पहले ये हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का समय काल है ये। तो जब पता चला तो इसकी तो अधिकतर इमारतें नष्ट ही हो गई थी ईंटों को उखाड़ लेने की वजह से। तो अब जब पता चला तो इसके बारे में और खोजबीन होने लगी। खोजबीन होते होते ये पता चला कि यहाँ के नगर तो बहुत ही एडवांस थे। क्यों? क्योंकि इसके नगर की जो विशेषता थी बहुत ज्यादा थी। क्यों विशेषता ज्यादा थी? पहले बात तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहरों में एक था हड़प्पा सभ्यता। बाद में ऐसे सभी पूरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अब यहाँ के नगरों की विशेषता क्या थी कि इन नगरों में अधिकांश को दो या अधिक हिस्सों में बांटा गया था। अधिकांश भागों को दो या अधिक हिस्सों में। पश्चिम वाला भाग अक्सर छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर स्थित होता था। पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा होता था लेकिन ये निचले हिस्से में स्थित होता था। ऊंचाई पर स्थित भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग नाम दिया और निचले हिस्से को निचला नगर नाम दिया। समझ आया? नगर दुर्ग उसे कहते थे जो शहर का पश्चिम भाग होता था, जो आकार में छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था। यहाँ पर शासक वर्ग रहते थे। और निचला शहर जो था वो पूर्वी भाग में था, बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में स्थित था। यहाँ आम जनता निवास करती थी। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। ये ईंटें इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी कि आज हजारों साल बाद भी उसकी दीवार ज्यों की त्यों खड़ी है। दीवारों की चिनाई इस तरह करते थे, इस पर पेंटिंग जो इतनी बढ़िया से होती थी कि दीवारें खूब मजबूत रहती थी। कुछ नगर दुर्ग में कुछ विशेष प्रकार की इमारतें भी बनाई जाती थी। मजबूत संरचना थी। यहाँ की संरचना जो दीवारों की थी वो बहुत मजबूत हुआ करती। यहाँ पर कुछ महान स्नानागार भी मिले हैं। वो स्नानागार क्या है? स्नानागार माने वहां जहाँ पर स्नान होता था। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ विशेष प्रकार की इमारतें भी बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में बनाया गया खास तालाब इसका उदाहरण है। पुरातत्वविदों ने इसको महान स्नानागार कहा। इस
इस तालाब को ईंटों और प्लास्टर से बनाया, जैसे आज का जो स्विमिंग पूल है, और उसी को एडवांस टेक्निक में मोहनजोदड़ो में बनाया गया था, स्नानागार बोल के। ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत भी चढ़ाई गई थी। पानी निकाला भी जाए और उसको रोका भी जाए, उसके लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। अच्छा, इस तालाब में उतरने के लिए दो ओर से सीढ़ियां बनाई जाती थी और इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इसे कुएं के पानी से भरा जाता था। उपयोग के बाद स्नानागार को खाली कर दिया जाता था। कितना बढ़िया सिस्टम था। संभवतः इस स्नानागार में विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही लोग स्नान करते थे। इस तरह का स्नानागार बनाया गया था। अच्छा, लोथल और कालीबंगा जैसे नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। जरूर यहाँ पर यज्ञ हुआ करता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ स्नानागार में कोई खास ओकेजन में जरूर स्नान करते होंगे। और लोथल, कालीबंगा में अग्नि कुंड मिले, जिससे पता चलता है कि जरूर यज्ञ होता होगा। तो उस समय भी यज्ञ की महत्वता थी, उस समय भी यज्ञ हुआ करता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह पाए जाते हैं। मतलब भंडार गृह वो होता है जहाँ पर अनाजों को स्टोर किया जाता है, उस तरह का भंडार गृह मिलता है। अब जो है भंडार गृह के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि भवन, नाले और सड़क कैसे हुए करते थे। तो सामान्यतः इन नगरों में घर एक या दो मंजिल के होते थे। घर में आंगन के चारों तरफ अनेक कमरे होते थे। इन नगरों के अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, जबकि कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। अलग बाथरूम जैसे अलग हम लोग का हुआ करता है, हमारा सबका हुआ करता, उसी तरह यहाँ पर भी सबका अलग स्नानागार हुआ करता था। कुएं भी हुआ करते थे, किसी का पर्सनल कुआं भी था, किसी का पब्लिकली कुआं भी था। बहुत से नगरों में ढके हुए नाले भी ढके हुए मिलते हैं। ये सावधानी से इतना बढ़िया सिस्टम से बनाया जाता था कि इसको जो है ना हल्का सा ढलान में इन नालों को बनाया जाता था, ताकि क्या होता था कि पानी जो है ऊपर से नीचे आसानी से बह जाए। घरों की जो छोटी नालियां हैं उसको बड़े नालों से जोड़ा जाता था, ताकि घरों का जो पानी है आराम से बड़े नालों में जाकर मिले। और बड़े नाले जो बनाए जाते थे उसकी साफ सफाई के लिए मेन होल बनाए जाते थे, ताकि इसकी देखभाल और सफाई बढ़िया से की जा सके। मतलब इस घर को, नाले, सड़क को एक माने योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया, साफ सफाई भी हो बहुत बढ़िया से। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। नगर नियोजन अद्भुत था, माने सोचने लायक, प्लानिंग बहुत ही बढ़िया था। अब नगरीय जीवन के बारे में कुछ समझे, नगरीय जीवन और शिल्प के बारे में। तो हड़प्पा के इन नगरों में बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। इन नगरों में कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जो यहाँ पर खास इमारत बनाने की योजना करते थे। यानी कुछ लोग को अपॉइंट किया गया था कि आपको पूरा का पूरा जो नगर उसको डिजाइन करना है। यहाँ का बिल्डिंग कैसा बनेगा, यहाँ का नगर नहाने का स्थान, यहाँ का पानी बहने का स्थान, उसके लिए अपॉइंट किया जाता था। और यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, उपयोगी चीज और खूबसूरत सोना, चांदी, आभूषण, ये सब लेन देन हुआ करता था। अच्छा, लिपिक भी रहते थे इन नगरों में। लिपिक का क्या काम है? लिपिक जो थे वो मुहरों पर लिखते थे, उनका काम होता था लिपिक का। अच्छा, शिल्पकार हुआ करते थे। महिलाएं एवं पुरुषों अपने घरों एवं कार्यशालाओं में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे, जिसको शिल्पकार कहते थे। शिल्पकार स्त्री भी हो सकता था, पुरुष भी हो सकता था, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। लोग लंबी यात्राओं पर भी जाते थे, उपयोगी वस्तु लाते थे, सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी लाते थे। इससे क्या होता था कि यहाँ की खिलौने से पता चलता है कि हाँ, इन सब खिलौने से बच्चे खेलते होंगे। मिट्टी में अभी भी खुदी हुई खिलौने मिलते हैं, जो मिट्टी के अंदर खुदाई से मिले। हड़प्पा नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची इस तरह से बनाई जाती थी। तो इस तरह के नगरों में, हड़प्पा नगर में इस तरह के लोग रहते थे जो जिनका सिस्टम बहुत ही बढ़िया था, उम्दा सिस्टम था।
सब चीज को एक बढ़िया तरीके से ये लोग तैयार करते थे उस समय। वहां के लोगों का रहने, कितना लोग है कितना नहीं है, उसका सूची भी वहां तैयार होता था। अब जानते हैं नगर और नए शिल्प के बारे में। तो पुरातत्वविदों को यहाँ से खुदाई के दौरान पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुएं मिली। कांसे से ये लोग गहना तैयार करते थे, हथियार, औजार, बर्तन बनाए जाते, जबकि सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मनके, बाट और फलक भी मिली है, जो सबसे आकर्षित करने वाली वस्तुएं थी। मनके, मोहरे, मनके सुंदर कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। मोहरे आयताकार पत्थर की होती थी, जिस पर जानवरों के चित्र अंकित किए जाते थे। अच्छा, इसके बाद आते हैं कुछ सूती कपड़ों के बारे में। तो मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती शुरू की गई थी। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं। देखो, सूती कपड़े के बारे में हमने ये जाना कि मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती शुरू हुई थी और मोहनजोदड़ो में उसके अवशेष मिले। इसके अलावा लाल मिट्टी के बर्तन और जिसको काले रंग से डिजाइन किया गया था, मोहर जो यहाँ पर बनाए जाते हैं, मनके और मोहरों की बात हो रही है कि यहाँ के आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये होते कैसे थे? खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते जिसमें काले रंग से डिजाइन किया जाता था। तो इस तरह से वहां की मोहरें बनती थी। और सूती कपड़ा जो था, मेहरगढ़ मोहनजोदड़ो में इसके अवशेष मिले। अच्छा, इसके अलावा मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और तांबे की कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं। ठीक है, इस तरह के अवशेष मिले हैं। यहाँ सूती का काम होता था। कैसे पता चला, ये कैसे पता चला? तो वहां पर मिली पक्की मिट्टी और फेयोन्स की बनी तकलियों से संकेत मिलता है कि यहाँ पर सूत कताई का काम होता था। कैसे पता चला? कि मिली पक्की मिट्टी और फेयोन्स की तकलियां मिली, जिससे संकेत होता था कि नहीं, यहाँ सूत का कताई का काम होता था। इनमें से ज्यादातर चीजों का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। किसी खास चीज को बनाने के लिए यहाँ पर खास लोग अपॉइंट किए जाते थे, जिसको विशेषज्ञ कहा जाता था। पत्थर तराशने के लिए, मनके चमकाने के लिए, मोहरों पर पच्चीकारी करने के लिए अलग अलग और सुंदर सुंदर तरीकों से, जैसे किसी मूर्ति इतना सुंदर बनाया गया कि कोई आम व्यक्ति का बस का बात नहीं होगा, वो जरूर कोई विशेषज्ञ बनाया होगा। यहाँ पर इस तरह की मूर्तियां भी मिली है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ऐसा ही कोई व्यक्ति है जो काम में प्रशिक्षित हो, जिनका प्रशिक्षण केवल पुरुषों को ही हासिल हो या फिर सिर्फ महिला। यहाँ पर सब प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता था, विशेषज्ञ होते थे, जो सुंदर आकर्षक तरीके से मूर्तियां बनाते थे, पत्थर तराशना, इस तरह का काम किया करते थे। कच्चे माल की खोज, कच्चे माल कैसे मिलते थे, कहाँ से मिलते थे, क्या यहीं पर बनाए जाते थे, यहीं से खुदाई के दौरान कच्चे माल मिलते थे या कहीं बाहर से अपॉइंट लाए जाते थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कच्चा माल बोलते किसको है? लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल के उदाहरण है। जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिल रहा है उसको कच्चा माल कहते हैं, या फिर जिसका उत्पादन किसान या पशुपालक करते हैं, उस चीज को कच्चा माल कहते हैं। इनसे अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि किसानों द्वारा पैदा की गई कपास को कच्चा माल कहते हैं। किसान जब कपास पैदा किया तो उस कपास को कच्चा माल कहेंगे। फिर उस कच्चे माल का उपयोग करके जब हम वस्त्र बनाए तो उसको फिर हम आयात करते हैं। तो यहाँ पर कच्चा माल कह रहे हैं जब किसान कपास उगाता है उसे। तो हड़प्पा नगर में रहने वाले लोगों को अधिकांश चीजें वहीं पर मिल जाती थी। सोना, लोहा, तांबा और बहुमूल्य पत्थर को वे दूर दूर से लाते थे। क्या क्या चीज लाते थे? सोना, लोहा, तांबा और बहुमूल्य पत्थर को वे दूर दूर से लाते थे। ये लोग संभव है कि राजस्थान से तांबे का आयात करते होंगे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबा मंगवाते होंगे। कांसा बनाने के लिए तांबा में मिलाई जाने वाली टीन धातु
टीन जो धातु है ये जरूर ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते होंगे, जो आज का ईरान और आज का अफगानिस्तान है वहां से। आधुनिक कर्नाटक से सोना तथा गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर का आयात करते होंगे, इसके प्रमाण मिले हैं। तो आयात निर्यात आयात सब चीज जो है वहां पर होता था, अधिकतर मिल ही जाता था, कुछ चीजों का आयात किया जाता था। अच्छा, इसके बाद आते हैं नगरों में रहने वाले लोगों का भोजन। भोजन कैसा था वहां के लोगों का? तो फसलें पहले, नगर के अलावा गांव में भी लोग, यहाँ पर नगर भी होते थे, गांव में भी होते थे, खेती भी करते थे, पशुपालक का भी काम करते थे। किसान और चरवाहे ही नगरों में रहने वाले शासक, लेखकों, दस्तकारों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। क्यों? क्योंकि किसान और चरवाहे, किसान जो उगाता है, चरवाहे क्योंकि अपने जानवरों को चराने के लिए इधर से उधर जाते थे, तो इस दौरान वो लोग जो है राजा महाराजा के लिए खाने का भी बंदोबस्त किया करते थे, सामान उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेष से लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब की खेती करते थे। तो फसलों से ये पता चला। इसके बाद जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना उनके लिए एक नई बात थी, तो बच नहीं पाए, हल जो थे वो नहीं बच पाए, लेकिन वो सब प्राय लकड़ी के बने होते थे। हल के आकार जैसे खिलौने मिले हैं। इस प्रदेश में बारिश कम होती थी, तो सिंचाई के लिए वो लोग जरूर नए नए तकनीक अपनाया करते होंगे। इस सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे और चरागाह, इनकी बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह स्थित होते थे। लेकिन गर्मियों में मवेशियों के झुंडों को चारा और पानी की तलाश में दूर जाना पड़ता था। मछलियों को पकड़ते वे लोग फलों को, अब जो दूर दूर जा रहे थे वो लोग क्या काम होता था, क्या करते थे? मछली पकड़ते, हिरणों का शिकार करते, फलों को तोड़ते, इकट्ठा करते, ये सब करते थे। अच्छा, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, अब इसके बारे में पढ़ते हैं गुजरात में क्या क्या था। तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। इसकी मिट्टी जो उपजाऊ थी, पानी भी साफ था। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर दो भागों में बटे हुए थे, हड़प्पा के, लेकिन धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इसके नगर में खुला मैदान था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर पत्थर के कुछ ऐसे अवशेष भी मिले जिस पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर खुदे हुए थे। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये अवशेष बहुत ही अनोखे होते थे क्योंकि हड़प्पा में ज्यादातर लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में, तो हड़प्पा में ज्यादातर लेख जो थी मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में बनाए जाते थे, और ये जो अभिलेख थे वो बड़े बड़े अक्षरों में खुदे हुए होते थे। तो वाली साबरमती की एक सहायक नदी के तट पर बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान के पर बसा हुआ था जहां पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। यह नगर पत्थर, शंख, धातुओं से बनी चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक सहायक नदी, तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक सहायक नदी के तट पर लोथल नगर का एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। पत्थर, शंख, धातु से बनी चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस नगर में एक विशाल भंडार गृह भी था। अब इस भंडार गृह में क्या होता था? अनेक प्रकार की मोहर मिली है, मुद्रांकन, मुहर बंदी मिली है जहाँ पर मोहरे अंकित की जाती थी। लोथल में एक इमारत मिली है जिसमें क्या होता था, संभवतः यहाँ मन के बनाए जाते होंगे। पत्थर के विभिन्न आकार के टुकड़े अधबने मन के यहाँ पर मिले हैं, आधा अधूरा मिला है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नहीं यहाँ पे जरूर बनता होगा मन के। अब जो है इसका इस तरह का एडवांस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ?
अंत के बारे में जान ले। जब इतना बढ़िया था सारा सिस्टम, सब चीज बढ़िया था, आयात निर्यात सब चीज बढ़िया था, तो यहाँ पर अंत कैसे हुआ होगा? हर सभ्यता का अंत होता है, तो उसका भी अंत इसी कोई कारण से हुआ था। जैसे 3900 साल पहले एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अचानक से लोग जो है इस नगर में रहना छोड़ दिए होंगे। लोगों ने लेखन, मुहर, बाट का प्रयोग एकदम बंद कर दिया होगा, या फिर दूर से कच्चा माल आना बंद हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर सड़कों पर अचानक से कचड़े जमे होने लगे होंगे। कारण क्या था? हो सकता है कि नदियां सूख गई होगी, या नहीं तो वनों की अत्यधिक कटाई हो गई होगी, या कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ बाढ़ आ गया होगा, या कुछ लोगों का कहना है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंड जो है चरागाह घास वाले मैदान में भी, मैंने सभी को चरागाह जो थे घास वाले मैदान को मवेशी सभी लोग खा के खत्म कर दिए होंगे, इस कारण से बाढ़ आ गई होगी। या फिर शासकों का अंत हो गया होगा, शासक जो कंट्रोल करते हैं, जो नियम तैयार करते हैं, जो शासक थे उसका, रूलर का जो है वो खत्म हो गया होगा। हो सकता है ये सारा रीजन हुआ होगा। तो अंदाजा लगाया जाता है कि ये सब कारण हो सकता है कि हुआ होगा, बाढ़ हो गया हो, या सूखा पड़ गया होगा, धान फसल नष्ट हो गया होगा, ये सब अंदाजा लगाया जाता है। परिवर्तन का असर तो बिल्कुल स्पष्ट ही नजर आता है। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां भी तभी उजड़ी थी। हजारों लोगों ने दक्षिण और पूर्व से छोटी बस्तियां बनाकर रहना आरंभ कर दिया। इन इसके लगभग 1400 साल के बाद कुछ नए नगर का उदय हुआ था। तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझा, पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो प्रश्न उत्तर है एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, आओ याद करें, चर्चा करें, ये सब जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।